जब पहले हम थे तो बच्चन साहब के लगभग 2500 लुक लाइक और बच्चन साहब की आवाज में बोलते थे। अच्छा। प्रकाश झा साहब का मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल, वो मेरा मेन लीड था फर्स्ट टाइम सीरियल में। 97 में जब इधर आया तो 2-2.5 साल सीरियल्स बहुत किए। जॉनी भाई, जितने फैन आप हो उससे कहीं ज़्यादा फैन मैं हूँ, क्योंकि मैं कॉमेडी की गरिमा समझता हूँ चार्ली चैपलिन साहब से। हाय दोस्तों, मैं हूँ राजपाल यादव और आप मुझे देख रहे हो ऑन बॉलीवुड हंगामा विद उर्मिन। हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूँ उर्मिन एंड वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा। कैसे एक एक्टर की किस्मत होती है ना, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की एक नेगेटिव किरदार से, लेकिन अब ये सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। फिल्म चले ना चले, लेकिन इनके किरदारों को, इनके सीन्स को हम देख देख कर लोट पोट होते हैं। आज मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि मैं इन्हें इंट्रोड्यूस करूँगी एक सीरियस अंदाज में। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। प्लीज वेलकम राजपाल यादव। थैंक यू उर्मी, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बस हंगामा चल रहा है आपके बॉलीवुड हंगामा। पहले तो मैं बता दूं, क्या डैशिंग लग रहे हैं ये, मतलब क्या लुक है आपका ये कोड सेट। कसम भगवानी में बचपन से ऐसा ही हूँ। आज मुझे लगता है हमें आज 2 कैमरास फिट करने पड़ेंगे, क्योंकि बात बात पर राजपाल जी एक जगह तो बैठने वालों में से नहीं है। ये बात सच है। मैं अपने घर में भी, मेरा घर वाले सब, मैं एक जगह कभी नहीं बैठता। हाँ। जब एक बार एक बिस्तर पे गए, हाँ। तो बिस्तर पे तो डीप स्लीप चला जाता हूँ, लेकिन उसके बाद में शायद जब तक बिस्तर पे लेटने की जरूरत ना हो तब तक अगर मैं अपने घर पे भी हूँ तो हमेशा बात भी करता हूँ तो हॉल में चलते चलते। नसीब आपको, मतलब रात को चलने की आदत नहीं है इन योर स्लीप। नहीं, सोता हूँ उसके बाद में मैं मर जाता हूँ कि मतलब उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। राजपाल जी, इतना कमाल का आपकी ये जर्नी रही है, आपका करियर स्पैन रहा है। 1999 से शुरुआत हुई, जहां हमने आपको छोटे छोटे रोल्स में देखा। कभी एक वॉचमैन की भूमिका में, दिस वाज फॉर दिल क्या करे। दिल क्या करे। फिर एक प्यून बने हैं आप। जी। पहली एक्चुअली 97 में जब इधर आया तो 2-2.5 साल सीरियल्स बहुत किए। अच्छा। जिसमें सीरियल में भी छोटे छोटे 2 सीन 4 सीन। पहला सीरियल था स्वराज, अब जो डीडी वन पे आता था। फिर उसके बाद में एक टिमांशु धूलिया जी का नया दौर था, पंकज कपूर जी की एक मोहनदास करम BLLB था। फिर ऐसे करके कुछ श्याम बेनेगल साहब की किए और दयाल निहलानी जी ने तो स्वराज किया ही था। फिर प्रकाश झा साहब का मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल, वो मेरा मेन लीड था फर्स्ट टाइम सीरियल में, और वो शायद आखिरी सीरियल भी उस समय था। कैसे मिला वो? मैं NSD पास आउट हुआ था और प्रकाश झा साहब ने मृत्यु दंड बनाई थी। तो उस समय उनके प्रोडक्शन में 4-6 महीने प्री प्रोडक्शन किसी फिल्म की प्लानिंग चल रही थी। अच्छा। तो उनके दिमाग में आया कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने का सीक्वल बनाए, मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल। उस समय में तो उन्होंने NSD पूछा कि कोई रघुवीर यादव जी जैसा कोई लड़का। अच्छा। क्योंकि रघुवीर यादव जी ने वो किया था। जी। तो फिर हमारे डायरेक्टर साहब थे राम गोपाल बजाज साहब, उन्होंने राजपाल और प्रकाश झा जी से मेरे बारे में बात हुई। तो प्रकाश झा साहब ने जो है हमें फिर सिलेक्ट कर लिया था। एक अंजनी कुमार जी थे, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि एक बिल्कुल NSD से आया हुआ लड़का है और वो शायद नौरंगी लग रहा है। जी। तो प्रकाश झा साहब, मतलब DD1 की अगर हम बात करें तो इन दी आउटस्कर्ट्स तो ये बहुत बड़ा फेमस होता होगा, क्योंकि वहाँ पे यही शोज चलते थे, लोग टाइम लगा कर देखते थे कि यही देखना है। अच्छा, कमाल का इंसिडेंट रहा कि जब हम एंटर हुए तो उस समय DD1 से DD2 से और धीरे धीरे जी और ये 8-9 चैनल आ चुके थे। जी। तो जब मैं यहाँ पे वो करता था तो मैं साल भर गया नहीं था कहीं, क्योंकि स्ट्रगल करते थे या सीरियल करते थे। जब मुझे फिल्म मिली शूल, एक सीन का रोल मिला और उसके लिए मैं बिहार गया, चंपारण एरिया में, बेतिया स्टेशन पे थी, बेतिया में शूटिंग। मनोज भाई, रवीना जी और शीनू ई निवास और राम गोपाल वर्मा जी उसके प्रोड्यूसर थे। जब मैं पहली बार बेतिया और मोतिहारी में 2 दिन हमने बिताए तो हमें सच में प्राउड फील हुआ कि जितने, क्योंकि उस समय भीखू म्हात्रे बहुत ही फेमस थे। जी।
और वहाँ पे जब, और रवीना जी तो थी ही, ये दो लोग वहाँ पे जब, और सया जी की पहली फिल्म थी मेन विलेन की, तो उस समय जब मैं वहाँ पे उतरा तो कम से कम वो शूटिंग देखने के लिए लगभग मुझे खूब याद है कि 50 थाने की पुलिस लगी थी और 5 लाख लोग लगभग वो शूटिंग देखने आए थे, क्योंकि जिधर दिख रहा था वो सिर्फ भीड़ ही दिख रही थी। और अगर आप शूल में जिसमें सयाजी शिंदे जी का इंट्रोडक्शन है जी, तो वो भीड़ बुलाई हुई नहीं, वो रियल भीड़ है, आप सोचो। और उस समय जब मैं गया तो सब लोग चिल्ला रहे थे भीखू मात्रे और नथुनिया पे गोली मारे सैया हमार हो, वो गाना रवीना जी का, गोविंदा भाई का बहुत फेमस हुआ था। और जैसे ही मैं उतरा तो सब चिल्लाए नौरंगिया भी हाय तो जो वो पहली बार, हालांकि उससे पहले वो यूनिट वाले पूछे हु इज नौरंगी, एवरीबॉडी क्राउड इज शाउटिंग फॉर नौरंगी, हु इज नौरंगी। तो फिर आई एम नौरंगी। नहीं, फिर मनोज भाई ने बताया था कि ये नौरंगी लाल का बात है। तो क्या फीलिंग होगी यार, सच्ची आई कांट इमेजिन। कैसा लग रहा था आपको? वही फीलिंग आज तक चल रही है। यस कंसिस्टेंसी रही है हमेशा। हाँ, फिर जैसे दिल क्या करे में एक सीन किया, जैसे प्यून का बताया, उसके बाद फिर पर स्क्रिप्ट में क्या लिखा रहता था आपके लिए, मतलब ये प्यून का सीन है, आप ऑडिशंस भी देते थे? नहीं, वो तो राजपाल। अच्छा, बट ऑडिशंस देते थे आप ये छोटे छोटे रोल्स के लिए भी? हाँ, जब प्रकाश झा साहब का ये सीरियल कर रहा था तो मुझे ये लगा कि हम लोग, क्योंकि हमने 5 साल इंस्टीट्यूट में बिताए हैं, तो हमारे लिए सीन करना मतलब एक एक दिन के बराबर रिहर्सल और वो हर चीज़ में। और सीरियल आज बहुत बड़ा 207 कंट्री का सबसे बड़ा मीडियम है, और मेरी तो शुरुआत सीरियल से हुई, तो मैं तो बहुत जितना भी धन्यवाद दूं उतना कम है। लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि अभी मुझे फिल्मों में भी ट्राई करना है। और फिर आती है जंगल। फिर मैंने किसी को बताया भी नहीं कि मैंने, उसमें क्यों DD1 पे आता था सीरियल। मुंबई में DD1 देखना लगभग, क्योंकि कन्वर्ट हो गए थे सब अलग, जितने 9 चैनल, फिर 90 चैनल, फिर 900 चैनल, मतलब चैनल्स खुलने की प्राइवेटाइजेशंस हो गए थे, हो गया था। तो फिर एक जब रामू जी उस समय सत्या फेम बहुत बड़े डायरेक्टर थे, तो उन्होंने वो फिल्म प्रोड्यूस की थी शूट, उन्होंने मुझे बुलाया, वो बना रहे थे मस्त। तो उन्होंने सिर्फ मिलने के लिए कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, और मैं बोला थैंक यू सर। तो उन्होंने कहा कि तुम हैदराबाद आओ। तो हैदराबाद में वो रमेश खाटकर जी हैं, वो हमें ले गए थे, 4-5 लड़के थे। तो वो फिल्म थी मस्त, 4-5 क्लोजअप हैं उसमें, एक गाने में 4-5 क्लोजअप। वो मस्त आफ्ताब की पहली फिल्म थी। और उधर से हम लोग मुंबई आए और मस्त रिलीज़ हुई। तो मस्त तो गाने बहुत सुपरहिट थे, लेकिन पिक्चर फ्लॉप हो गई थी, और जंगल अनाउंस हो गई। और जंगल में मैं मिलने नहीं गया, क्योंकि इस डर से कि पता नहीं मुझे कास्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि जंगल में जैसे एक इमेज होती है ना कि आदमी लंबा चौड़ा ही मैन टाइप बहुत, तो वो हम कहाँ पे फिट होंगे। लेकिन रामू जी ने बुलवाया, प्रभाल पांडे का फ़ोन आया, मैं मिलने गया तो उन्होंने पूछा भी, और एक अभी मुझे मालूम है वो सेंटेंस क्या था, उस समय मुझे ढंग से समझ में नहीं आया था कि वाई डिडंट यू कम टू मीट मी, इस तरीके की। तो मैंने अंदाजा लगा के बोला कि सर मैं सोच रहा था कि नहीं, नो दिस इज फॉर यू। अच्छा, तो उन्होंने इंग्लिश में ये बात कही, आपको समझी नहीं? आधी समझ में, क्योंकि रामू जी की इंग्लिश थोड़ा सा बहुत सॉफ्टली बोलते हैं ना वो। तो मैं, लेकिन वो आधी हिंदी भी बोलने लगे थे। तू आया क्यों नहीं, ठीक है ना। और लेकिन हमारी और रामू जी की फ्रॉम द फर्स्ट डे, चाहे 6 सेंटेंस वो इंग्लिश में बोले और हमें समझ में आए ना आए, लेकिन हमारी आंखों का कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग हो गया था कि हम लैंग्वेज सुन ही नहीं पाते थे, हम सिर्फ आंखों की तरफ देखते थे कि इनको चाहिए क्या। और जब डायरेक्टर उसमें इन्वॉल्व होता है ना, तो वो क्या बोल रहा है मैटर नहीं करता है, वो क्या सोच रहा है, कितना फोकस होके सोच रहा है, अगर उस पर ध्यान दे लो तो फिर उसको परफॉर्म करने की कोशिश करते थे। तो फिर वो जंगल से मंगल हो ही गया है, मतलब। तो
एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार आपने निभाया जंगल में, एंड इसके लिए आपको अवार्ड भी मिला। ये नेगेटिव किरदार करते वक्त आपको कितना मजा आया राजपाल जी? जितना मजा आया, जितना मुझे चुप चुप के करके मजा आया, सच्ची, जितना मुझे हंगामा करके मजा आया, जितना मुझे वक्त करके मजा आया, जितना मुझे ढोल करके मजा आया, जितना मुझे मैं मेरी पत्नी और वो करके मजा आया। फिर अपने आप को जब आपने देखा, कभी जीवन में उर्मी, ये सच बात है कि मैं कभी भी किसी एक पटरी को फॉलो करके नहीं चला। मैं अपनी इमेज का दुश्मन हूँ। आप क्या सोचते हो कि हमने कितना अच्छा किया, ये हमारे लिए आशीर्वाद है, लेकिन हमने पीछे क्या किया, वो आगे हमें क्या करना है, उसमें अगर सिमिलरिटी है तो मैं अपना ही दुश्मन, अपने आप को ही गाली देने लगता हूँ कि फिर इस फिल्म अगर चुप चुप के तुमने की और इस फिल्म में भी तुम चुप चुप के ही दिख रहे हो, या पिछली फिल्म में आपने जंगल की और जंगल ही आप इसमें दिख रहे हो, तो दूसरी फिल्म में आपको पैसा क्यों देगा आदमी? वो तो कहेगा आपका एक किया हुआ रोल है, उसी की कॉपी है, तो पैसा ना लो वही कर दो, या पैसा ले लो तो थोड़ा ले लो। जंगल के बावजूद बहुत सारे आपको सीरियस किरदार मिले, लेकिन व्हाट चेंज्ड? कैसे आपको कॉमेडी में एंट्री मिली? हाउ डिड दैट हैपन राजपाल जी? बिकॉज ऑफ टाइम। मुझे कॉमेडी में एंट्री कभी नहीं मिली, कॉमेडी फिल्में ही बनने लगी आफ्टर 2000। जो कुछ भी मतलब बिकॉज ऑफ यू गाइस कि उसमें मीडिया का सबसे बड़ा योगदान है कि नए लड़के लड़कियों ने जिस तरीके से बोलते हैं ना कि पूरी जीपीएस को एक्सपोज कर दिया। करेक्ट। तो उसमें जितना सीरियस सिनेमा जो होता था, जिसको दिखाने की रील के माध्यम से कोशिश होती थी, वो आपको डायरेक्ट दिखने लगा। अगर कोई ट्रेन पहले, जैसे उदाहरण के लिए कि कोई हादसा हो गया, तो सवेरे जब अखबार में छपता था या रेडियो में आता था, जब हम बचपन में थे, तो अंदाजा लगता था कि कितने लोगों का क्या हुआ होगा, प्रार्थना करते थे उसके अलावा कोई। लेकिन आज इतना एडवांस 2000 के बाद में हो गया कि पलटते हुए डिब्बे भी कैच कर लिए मीडिया वालों ने। तो आई थिंक 2000 के बाद में 10% अगर आप छोड़ दें तो 90% सिनेमा जो बना है वो शुद्ध रूप से बिल्कुल एंटरटेनिंग बना है, और उसमें कोई लीडिंग एंटरटेनर है, कोई सपोर्टिव एंटरटेनर है। लेकिन जितने भी लोगों ने फिल्म की पिछले 20 साल की, अगर 10% फिल्में निकाल दो, 90% फिल्म बिल्कुल सब एंटरटेनमेंट, बोलते हैं एंटरटेनमेंट का इंटरल्यूड है सब में। बट इन योर रियल लाइफ क्या आप ऐसे ही हैं, मस्ती मजाक, वो यू नोन आपके फ्रेंड सर्कल में कि अगर राजपाल आ रहे हैं तो मतलब कॉमेडी होनी ही है, नहीं, राजपाल आ रहे हैं तो मतलब मीटिंग धमाल होनी है, कॉमेडी होनी है या ट्रेजेडी होनी है, ये कभी भी सोच के नहीं गया। रियल लाइफ में बहुत गंभीर हूँ उर्मी, और यही हमारी फाइट है। क्योंकि क्या होता है, रील की इमेज आपको रियल लाइफ में लिफाफा बना देती है जी। और आप लिफाफा ना बने, क्योंकि एज इन रियल लाइफ यू आर ए सन, यू आर ए फादर, यू आर हस्बैंड, यू आर पुत्र और बेटा बेटी, आपका एक परिवार है, पर्सनल लाइफ है। तो उसमें अगर गंभीर नहीं होगे तो आप अपने पेशे को जी नहीं सकते। पेशा में ट्रेजेडी करनी है, कॉमेडी करनी है या कैरेक्टर करना है। बड़ी कमाल की बात की, एक बार फिल्म की थी मैं, मेरी पत्नी और वो, तो मुझसे एक मतलब उस समय किसने, कोई बहुत अच्छी पत्रकार महिला थी, और आजकल तुम्हारी रियल लाइफ की स्टोरी है क्या? तो मैंने कहा मेरी बीवी रियल लाइफ में बेचारी क्या करती है कि वो चप्पलें ढूंढती है कि मैं नीचे मैं आपके साथ चलूं, और मैं उससे बोलता हूँ कि तुम यार ऐसे इसमें ठीक नहीं लग रहे हो, तुम अपने हील्स, नहीं हील्स ऐसे मत पहनो, लेकिन एक महिला की एक एस्थेटिक वो वाली हील होती है जिसमें जो बहुत ऊंची भी नहीं होती, बहुत नीचे मिडिल होती, तो वो पहन के चलो आप। तो बोलती है यार फिर अपनी हाइट निकल जाती है ज़्यादा। हमने कहा यही तो मेरा प्राउड है, क्योंकि हाइट मुझे ऐसा, मैं बचपन के मान के बैठा हूँ, ये हो सकता है मेरा पागलपन हो सकता है कि 105 फीट 2 इंच का हूँ, तो 5 फीट 2 इंच का दिखता हूँ। 100 फीट मैंने आसमान से चुरा के रखी है हाइट, क्योंकि मेरी माँ ने बचपन में बोल दिया था कि मेरा बेटा तो 100 फीट का है। वैसे भी आपके कॉमेडी का कोई हाइट ही नहीं है, एक लाइक अल्टीमेट होता है ना वैसे भी। पर ये बताएं दैट अगर हम बात करें 2003 की, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर था। कल हो ना हो, हंगामा, आपकी एक लीड फिल्म आती है, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। और जब हम कॉमेडी की बात करते हैं तो
एक दौर रहा है ऑफ जॉनी लीवर एंड ऑफ कोर्स उनकी एक बहुत ही ऑनेस्ट क्रेजी फैन फॉलोइंग, लॉयल फैन फॉलोइंग रही। तो ये आपके जहन में चल रहा था कि अरे मैं कॉमेडी में घुस रहा हूँ बट ऑलरेडी इतने हैं स्टॉलवर्ड्स, ये सारी चीज़ें चल रही थी मन में? एक अच्छा और सच्चा खिलाड़ी और अभिनेता, स्टेडियम मनोरंजन का हो या क्रिकेट का, जितने धुरंधर फील्डर, धुरंधर बॉलर, धुरंधर बैट्समैन या धुरंधर आर्टिस्ट जब होते हैं तो उस स्टेडियम में खेलने का मज़ा ही दूसरा होता है। और रही बात जॉनी भाई की, जॉनी भाई जितने फ़ैन आप हो उससे कहीं ज़्यादा फ़ैन मैं हूँ, क्योंकि मैं कॉमेडी की गरिमा समझता हूँ चार्ली चैपलिन साहब से, क्योंकि मैंने चार्ली चैपलिन साहब को इतना पिया कि कभी भी उनका एक जेस्चर भी नहीं आज तक चुराने की कोशिश की, नकल करने। तो जॉनी भाई तो बड़े भाई की तरह हैं और उनको देख के बड़े हुए, और आज भी मेरी इच्छा है कि अभी जॉनी भाई का दौर नहीं था, जॉनी भाई जब तक हैं तब तक दौर जारी रहे, और मतलब उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। राजपाल जी, आपके किरदारों में एक स्पेशल तरीके का यूनिकनेस रहा है। आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो अर्जेंसी रहती है, आपके बोलने का अंदाज जो है वो बहुत अलग रहता है। मतलब अगर किसी को आपकी मिमिक्री करनी हो तो हमारे आंखों के सामने वो आ जाते हैं कि मतलब आप ऐसे ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ये जो किरदार है वो कहाँ से इंस्पायर हुआ? मैं उसी दिन से कि जब पहले हम थे तो बच्चन साहब के लगभग 2500 लुक लाइक और बच्चन साहब की आवाज़ में बोलते थे। अच्छा। तो जब हमारी जंगल रिलीज हुई और ए प्यार तूने क्या किया, हाँ। और ये हंगामा तक, तो हंगामा जब एक्चुअली आया तब मेरी भी मिमिक्री होने लगी थी। तो मेरे लिए ये मिमिक्री एक इतना बड़ा टास्क है कि जब जब तुम्हारा जोर स्टाइल पकड़ोगे उसको तोड़ के अगले स्टाइल मिलूंगा ताकि, तो इसलिए आप देख लो कोई भी अगर ढोल है तो डिफरेंट ढोल का दोबारा नहीं देखा होगा आपने, या माला माल वीकली का कैरेक्टर कोई दोबारा कभी नहीं वैसा देखा होगा। और कोशिश करूंगा कि एक मोहल्ले में रिक्शा चलाने वाले से लेके प्लेन चलाने वाले तक लगभग एक बिल्डिंग अगर बड़ी 50 वाली तो उसमें 5000 आदमी रहता है और नीचे 500 लोग सेवादार रहते हैं। उनमें हर अगर अगले 50 साल बहुत लालच करके, बहुत लालची होंगे और 50 साल काम करना है सिनेमा में, तो अगर एक साल में 10 कैरेक्टर भी कर पाओगे, मतलब हर महीने एक फिल्म आए, हाँ। तो भी 50, 10, 500, तो भी 3000 लोग बाकी हैं प्ले करने के लिए, 500 ही तो कर पाए। तो इसलिए मैं इसको हमेशा एज एन एक्टर अपने घर में रहूं या बाहर रहूं, ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन विद अकल। हाय दोस्तों, मैं हूं राजपाल यादव और आप मुझे देख रहे हैं ऑन बॉलीवुड हंगामा विद उर्मिन।